हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं योगेश आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लीन विद वाईपी में सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है ओई। तो आज हम जानेंगे ओई के बारे में कि ओई की डेफिनेशन, उसका पर्पस और ओरिजिन क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, ओई कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसमें कौन कौन से 6 बिग लॉसेस होते हैं, वर्ल्ड क्लास का ओई का फैक्टर क्या है और इससे हमें बेनिफिट क्या मिलते हैं। हम एक ओई कैलकुलेशन करके भी देखेंगे। अभी आइए तो चलो स्टार्ट करते हैं कि ओई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। बट कभी कभी इसी को कोई लोग ओवरऑल इक्विपमेंट इफिशियंसी भी बोलते हैं। अभी ये जो टर्म है ओई, ये 1916 में इन्वेंट हुआ। जो जापानीज पायोनियर थे जिन्होंने टीपीएम, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, फाउंड किया, साइची नाकाजिमा, इन्होंने ही ओई को इन्वेंट किया। अभी ओईई क्या है कि तो ओईई भी एक लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल है जिसे परफॉर्मेंस मेजरिंग टूल भी कहा जाता है। ये मशीन के परफॉर्मेंस, हमारे इक्विपमेंट के परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए काफ़ी यूजफुल टूल है। और ओईई ऑप्टिमाइज करके हमें काफ़ी बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि हमारी कैपेसिटी इनहांस होती है, हमारे रिड्यूस कॉस्ट हो जाते हैं, उसके बाद हमारी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। सो ये हम वन बाय वन आगे देखने ही वाले हैं। अभी सबसे पहले हमारी ओई की नीड क्या है ये समझते हैं। हमारी नीड ये है कि टू रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट इन द प्रोसेस। उसके बाद हमारा टू इंक्रीज द इफिशियंसी, मशीन की इफिशियंसी को बढ़ाना। उसके बाद टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी। उसके बाद टू इम्प्रूव द प्रोसेस क्वालिटी, देन रिड्यूस और एलिमिनेट द लॉसेस। एंड तीसरा प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन एंड मशीन्स। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें ओई का करना पड़ता है। अभी आइए ओई के फैक्टर्स क्या है ये समझते हैं। अभी ओई ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस कैलकुलेट होती है 3 फैक्टर्स पे, जैसे जैसे कि अवेलेबिलिटी रेट, एक परफॉर्मेंस रेट एंड क्वालिटी रेट। ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके ओई हमें पता चलती है कि कितनी लाइन की ओई है या फिर कितनी शॉप की हमारी ओई है। और एक बात ध्यान रखना, ओई ऑलवेज कैलकुलेटेड इन परसेंटेज। ये हमेशा परसेंटेज में ओई कैलकुलेट की जाती है। अभी आइए समझते हैं कि तीनों फैक्टर वन बाय वन है क्या। अभी आइए, ये है हमारा अवेलेबिलिटी का फैक्टर। सो अवेलेबिलिटी इज द टाइम ऑफ द मशीन इज एक्चुअली रनिंग, ऑप्टेन बाय सब्सट्रैक्टिंग द मशीन डाउन टाइम फ्रॉम द प्लान्ड ऑपरेटिंग टाइम। अभी यहाँ पे काफ़ी लोग गलती करते हैं। एक्चुअली अवेलेबिलिटी क्या होती है कि एग्जैक्ट एक्चुअल मैंने कितनी मशीन्स आवर, कितनी आवर्स मशीन चलाई। फॉर एग्जांपल अभी मेरे हाँ एक 8 घंटे की शिफ्ट है, ये हो गया हमारा अवेलेबल टाइम। उसमें से 2 घंटे का ब्रेक डाउन आ गया, तो हमारे पास बचे 6 घंटे। तो हमारी अवेलेबिलिटी होगी 6 घंटे की, ना कि 8 घंटे की। 8 घंटे का हमारा प्लान टाइम था, बट मशीन हमारे लिए अवेलेबल खाली 6 आवर्स थी, 6 आवर्स थी। तो हमारा जो अवेलेबल टाइम रहेगा ये रहेगा ओनली 6 आवर्स। सो अवेलेबिलिटी कैलकुलेशन करने के लिए एक फॉर्मूला है, अवेलेबिलिटी इक्वल्स टू रन टाइम डिवाइडेड बाय प्लान प्रोडक्शन टाइम। अभी रन टाइम मतलब क्या कि हमने प्लान प्रोडक्शन टाइम कितना किया था, उसमें से हमारे डाउन टाइम माइनस करके जो टाइम हमारे पास बचा उसे हम रन टाइम बोलेंगे। और वो रन टाइम हमारी अवेलेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए काउंट किया जाता है। सो यहाँ पे काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं, कोई अवेलेबल टाइम तो शिफ्ट का कम्प्लीटली टाइम ले लेते हैं। तो अभी हम एग्जांपल के दौर से भी समझेंगे कि अवेलेबल टाइम हमें कैसे लेना है। ओके, सो अभी हम आते हैं परफॉर्मेंस पे। तो परफॉर्मेंस ये क्या होता है, मशीन की परफॉर्मेंस कैसे कैलकुलेट की जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे इंडस्ट्रियल इंजीनियर ने हमें एक साइकिल टाइम मेजर करके दिया हुआ रहता है, उसके हिसाब से हमारी मशीन चल रही है या नहीं चल रही है। फॉर एग्जांपल हमारा मशीन का साइकिल टाइम है 60 सेकेंड्स, बट हमारी मशीन परफॉर्म कर रही है 65 सेकेंड्स, 70 सेकेंड्स, 75 सेकेंड्स। सो मशीन का जो साइकिल टाइम है उसके हिसाब से काम न करना, तो उसका इम्पैक्ट हमारे परफॉर्मेंस रेट पे जाता है। अभी परफॉर्मेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका भी एक फॉर्मूला है। So performance equals to ideal cycle time into number of part produced divided by run time। आइडियल साइकिल टाइम मतलब जो साइकिल टाइम हमारे इंडस्ट्रियल इंजीनियर ने हमें दिया है कैलकुलेट करके, वो हम प्रॉपर साइकिल टाइम लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय वो पर्टिकुलर शिफ्ट में हमने कितने पार्ट प्रोड्यूस किए। ओके, और डिवाइडेड बाय रन टाइम। अभी यहाँ पे गलती क्या करते हैं लोग कि अवेलेबिलिटी में हमने देखा था कि हमने डिनोमिनेटर में प्लान टाइम लिया था और परफॉर्मेंस में हमने लिया है रन टाइम। तो परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते समय भी काफ़ी लोग गलती करते हैं और उसको प्लान टाइम ही ले लेते हैं, तो ये गलत है। परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते समय हमें रन टाइम ही लेना है। तो रन टाइम मतलब क्या, प्लान प्रोडक्शन टाइम माइनस स्टॉप टाइम, जो डाउन टाइम है होता है हमारा, उसमें उसको माइनस करके जो टाइम मिलता है, जितनी टाइम हमारी मशीन चली उसको हम बोलेंगे रन टाइम। अभी तीसरा फैक्टर जो आता है इंपॉर्टेंट, वो है क्वालिटी फैक्टर।
अभी क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? क्वालिटी इज डिफाइंड एज अ क्वांटिटी ऑफ गुड पार्ट प्रोड्यूस, मतलब मैंने जो भी प्रोडक्शन किया, फॉर एग्जांपल मैंने 100 पीस बनाए, तो 100 पीस में से 20 पीसेस हमारे रिजेक्ट हो गए। इसका मतलब क्या है कि हमारे एक्चुअल गुड पार्ट्स कितने बने? 80 पार्ट्स बने। अभी देखो तो क्वालिटी का एक फॉर्मूला है, गुड काउंट डिवाइडेड बाय टोटल काउंट। अब यहाँ पे गुड काउंट क्या होता है कि टोटल प्रोड्यूस पार्ट मतलब मैंने कितने पार्ट्स बनाए माइनस डिफेक्टिव पार्ट्स, उसमें से मैंने कितने डिफेक्टिव पार्ट्स बनाए उसको माइनस करना, जो भी गुड काउंट आएगा वो हमें क्वालिटी रेटिंग कैलकुलेशन के लिए लेना है, और डिवाइडेड बाय टोटल काउंट, मतलब हमने टोटल कितना प्रोडक्शन किया। तो ये तीनों फैक्टर्स अभी हमने समझ लिए। तो अभी आगे एक कैलकुलेशन से जाने से पहले हम एक बिग लॉसेस समझेंगे जो कि ओई को बहुत पैमाने पे अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल हमारे 3 फैक्टर है, अवेलेबिलिटी रेट इंटू परफॉर्मेंस रेट इंटू क्वालिटी रेट। तो अवेलेबिलिटी रेट को ऐसे वैसे देखा जाए तो 16 टाइप्स लॉसेस होते हैं, पर 16 में से ये 6 बिग लॉसेस होते हैं जो ओई को इम्पैक्ट करते हैं। अभी ये ब्रेकडाउन और सेटअप एंड एडजस्टमेंट लॉस। ब्रेकडाउन मतलब अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन आ गया, या हमारी मशीन हाफ एन आवर या 1 घंटे के लिए बंद हो गई, सडन ब्रेकडाउन जिसे हम बोलेंगे, तो ये ब्रेकडाउन हमारी अवेलेबिलिटी पे इम्पैक्ट करता है। दूसरा है सेटअप एंड एडजस्टमेंट लॉस। तो ये कौन सा लॉस होता है? जो टाइम लॉस्ट व्हेन द चेंजिंग फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू द अनदर प्रोडक्ट, मतलब हम मॉडल जो चेंज ओवर करते हैं, तो चेंज ओवर टाइम में जो हमारा लॉस होता है वो भी हमारी अवेलेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है। सो जितने कम से कम हमारे सेटअप और चेंज ओवर रहेंगे उतने हमारी अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, या फिर उतना टाइम हमें प्रोडक्शन के लिए मिलेगा। तो ये हो गया अवेलेबिलिटी। अभी आते हैं परफॉर्मेंस पे। अभी परफॉर्मेंस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी 2 मेजर लॉसेस होते हैं, एक है रिड्यूस स्पीड और दूसरा है माइनर स्टॉपेजेस। रिड्यूस स्पीड मतलब वही जो हमने अभी डिस्कस किया है कि हमारी जो मशीन्स है वो साइकिल टाइम के हिसाब से परफॉर्म ना करना, तो इससे इसकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है, तो परफॉर्मेंस पे लॉस आता है, परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आता है। दूसरा है माइनर स्टॉपेजेस, मतलब काम करते समय कुछ माइनर स्टॉपेजेस का आ जाना, फॉर एग्जांपल कुछ सेंसर का इशू आ गया, कुछ मटेरियल जाम हो गया, या फिर कन्वेयर हमारा बीच में ही बंद हो गया, या फिर मटेरियल फीडिंग वालों ने रॉन्ग मटेरियल लाइन पे फीड कर दिया। तो ये माइनर माइनर स्टॉपेजेस जो होते हैं उसके वजह से भी हमारा परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आता है। और तीसरा जो होता है क्वालिटी, तो क्वालिटी में 2 बिग लॉस होते हैं, एक होता है डिफेक्ट लॉस और दूसरा होता है स्टार्टअप लॉस। डिफेक्ट लॉस मतलब जो प्रोडक्शन करते समय जो हमारे पार्ट्स रिजेक्ट हुए वो चले जाते हैं डिफेक्ट में। और दूसरा है स्टार्टअप लॉस, मतलब हमने मॉडल चेंज ओवर किया तो उसको स्टार्ट करते समय जो फर्स्ट पीस हमारा ओके आता है, तब तक हमारे 2-3 पार्ट जो रिजेक्ट होते हैं वो भी हमारा क्वालिटी रेट को हैम्पर करता है। तो इसकी वजह से जो हम बोलते हैं कि फर्स्ट टाइम राइट, ये कंसेप्ट यहाँ पे लागू होता है। तो ये तीनों फैक्टर 6 बिग लॉसेस है जो हमारे तीनों ओई के फैक्टर्स पे अफेक्ट करते हैं। चलो अभी एक ओई का एग्जांपल समझते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, आप इसको थोड़ा समझना। जैसे कि अ फैक्ट्री रन्स अ सिंगल शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स, देयर आर 3 ब्रेक्स, वन ऑफ a 30 minute and 2 other breaks of a 10 minute each. During the shift, downtime of 15 minutes is recorded. One part produced on the line in a 20 seconds. The total 957 parts are produced in a shift and 97 parts are rejected. तो देखो अभी इसकी समरी को समझते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम में क्या क्या दिया हुआ है उसको हम समझते हैं। आवर्स इन अ शिफ्ट, एक 8 घंटे की शिफ्ट है जिसमें 480 मिनट्स आ गए। दूसरा है ब्रेक्स, इसमें इन्होंने एक 30 मिनट का ब्रेक दिया है, और उसके बाद 2 अदर ब्रेक्स 10 मिनट ईच, मतलब 2 10-10 मिनट के ब्रेक है, तो ये हो गए 20 मिनट्स, 30 + 20 टोटल ब्रेक्स हो गए 50 मिनट्स। उसके बाद ब्रेकडाउन है, यहाँ पे 50 मिनट का ब्रेकडाउन रिकॉर्ड किया गया है, और साइकिल टाइम जो है वो है 20 सेकेंड्स का। अगर हम इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाता है 0.33। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करते समय एक बात और ध्यान रखना कि जो भी हमारे यूनिट्स रहेंगे वो एक ही इसमें लेना, जैसे कि मिनट्स में है तो मिनट्स में लेना, सेकंड्स में है तो सेकंड्स में लेना, अदरवाइज आपका कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा। अभी ये डेटा हमने रिकॉर्ड किया। अभी आइए इसके बेस पे ओई कैसे कैलकुलेट करते हैं हम देखते हैं। अभी सबसे पहला फैक्टर है हमारा अवेलेबिलिटी। अभी अवेलेबिलिटी का फॉर्मूला हमने देखा कि रन टाइम डिवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्शन टाइम। अभी यहाँ पे आप देखना कि हमारे पास 480 मिनट्स थे, उसमें से ब्रेक्स थे हमारे 50 मिनट के, मतलब 480 में से अगर हमने 50 माइनस कर दिए तो एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए टाइम हमारे पास कितना बचा? 430 मिनट्स ही बचा। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रोडक्शन प्लान टाइम।
सो हमने यहाँ पे लिया 430 माइनस, अभी ये 430 जो प्लान टाइम था जो हमने प्रोडक्शन करना था उसमें से 50 मिनट हमने लॉस कर दिया डाउन टाइम में। तो मतलब 430 माइनस 50, ये करने के बाद हमें मिला रन टाइम जो कि हमने एक्चुअल मशीन रन की, और उसके बाद डिवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्शन टाइम। तो प्लांट प्रोडक्शन टाइम हमारे पास कितना था 430। तो ये कैलकुलेशन अगर हम करेंगे 430 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 430, तो हमारा अवेलेबिलिटी आता है 0.88 मतलब 88%। सो ये हो गई हमारी अवेलेबिलिटी। अभी हम कैलकुलेट करते हैं परफॉर्मेंस। अभी परफॉर्मेंस का फॉर्मूला हमने देखा था कि आइडियल साइकिल टाइम इनटू नंबर ऑफ पार्ट प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय रन टाइम। अभी यहाँ पे देखो कि हमारा आइडियल साइकिल टाइम क्या है 0.33 मिनट, इनटू हमने कितने पार्ट बनाए 957 पार्ट्स हमने प्रोड्यूस किए, डिवाइडेड बाय क्या रन टाइम। अभी रन टाइम क्या था हमारा, रन टाइम हमारा आ जाएगा 430 माइनस 50 मतलब एक्चुअल मशीन हमारी कितने घंटे तक चली। तो ये यहाँ पे हमने लिया 380। तो काफ़ी मैंने बताया कि यह यही गलती होती है अवेलेबिलिटी कैलकुलेट करते समय, जो हमने प्लांट प्रोडक्शन टाइम लिया हुआ है वही काफ़ी लोग परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते समय ले लेते हैं, तो फिर ये कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाती है। तो यहाँ पे हमें प्लांट प्रोडक्शन टाइम न लेते हुए रन टाइम लेना है। अभी इसका अगर आप कैलकुलेट करोगे तो परफॉर्मेंस हमारा आया 0.83 मतलब 0.83%। ओके, तो क्वालिटी, अभी आइए क्वालिटी के बारे में समझते हैं। तो क्वालिटी इज़ वेरी सिंपल, गुड काउंट डिवाइडेड बाय टोटल काउंट। तो हमने टोटल प्रोडक्शन बनाया था 957 पार्ट्स, उसमें से माइनस 97 हमारा रिजेक्शन जो पार्ट हुआ वो डिवाइडेड बाय 957 जो हमारा टोटल प्रोडक्शन का काउंट। इसमें हमें मिला 0.89 मतलब हमारा क्वालिटी फैक्टर आया 0.89 मतलब 89%। अभी अभी देख आइए अभी समझते हैं कि टोटल ओई हमारी कितनी आई। अभी ओई का फॉर्मूला आपको पता है APQ अवेलेबिलिटी रेट इंटू परफॉर्मेंस रेट इंटू क्वालिटी रेट। अभी हमारी ओई थी, अवेलेबिलिटी रेट आया था 0.88, उसके बाद परफॉर्मेंस रेट था 0.83 और हमारा क्वालिटी रेट था 0.89। अभी तीनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें ओई मिला, तो हमारी ओई कितनी हुई 65.5%। सो हमारी ये फाइनल ओई हुई 65.5%। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात तो आपको समझ में आई होगी, ओई 80 के अबव है, परफॉर्मेंस भी 80 के अबव है, क्वालिटी भी लगभग 90% के आसपास है, फिर भी हमारी ओई कितना इम्पैक्ट कितना लेस है, मतलब वैसे देखा जाए तो 65% ओनली। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 35% का और लॉसेस है या फिर 35% का और स्कोप है जहाँ पे हम ओई इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आई होप ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि टाइम का ब्रेकअप कैसे होता है। अब यहाँ पे आप देखना कि टोटल टाइम हमारे पास इस शिफ्ट का टाइम है, टोटल अवेलेबल ऑपरेटिंग टाइम। फॉर एग्जांपल ये 8 घंटे का शिफ्ट हमारे पास है। उसके बाद आ जाता है प्लान टाइम। मतलब प्लान टाइम क्या होता है कि यहाँ पे कुछ नॉन प्लान टाइम हमने लिया रहता है, जैसे कि 30 मिनट्स का लंच ब्रेक हमने लिया, उसके बाद 10-10 मिनट के 2 टी टाइम हमने ले लिए, तो वो माइनस करके हमारे पास नेट ऑपरेटिंग टाइम बचता है। अभी इसमें अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो देखो ये टोटल टाइम हमारे पास था प्रोडक्शन चलाने के लिए, बट उसमें से भी क्या हुआ अवेलेबिलिटी में आप आएंगे तो कुछ डाउन टाइम हमने बुक कर लिया, कुछ मशीन अंडर ब्रेकडाउन थी, तो हमारे पास देखो इतना ही टाइम बचा जो कि रनिंग टाइम जोन में लिखा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, ये टाइम में रनिंग टाइम में हमें प्रोडक्शन करना है। उसके बाद हमने प्रोडक्शन स्टार्ट किया बट हमको परफॉर्मेंस में कुछ गैप आया, मशीन साइकिल टाइम के हिसाब से ना चली, तो यहाँ पे स्पीड लॉसेस कुछ हुए। तो उसके बारे में उसके बाद हमारे पास इतना ग्रीन जोन वाला इतना ही टाइम बचा। फिर ये परफॉर्मेंस करते समय इसमें से भी हमने कुछ पार्ट्स बनाए, तो फाइनली गुड काउंट इसमें से कुछ पार्ट्स ओके मिले और कुछ पार्ट्स हमारे रिजेक्शन हो गए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल टाइम हमारे पास इतना था 8 आवर्स का, बट एक्चुअली उसमें से लॉसेस, नॉन प्लान टाइम, स्पीड लॉस, क्वालिटी लॉस करते आप देखोगे तो कितना छोटा सा टाइम हमारे पास बचता है। तो ये होती है हमारी ओई। इससे हमें समझ में आता है कि हमारी मशीन का यूटिलाइजेशन हम कितना कर पा रहे हैं। और एक छोटा सा एक डिफरेंस मैं आपको दिखा देता हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द करंट कंडीशन एंड आइडियल स्टेट। अगर इनिशियली लाइंस जो रहती है वहाँ पे n नंबर ऑफ लॉसेस रहते हैं। आप यहाँ पे देखो एक स्टार्ट पॉइंट है और एंड पॉइंट है। यहाँ पे आप देखेंगे कि कितने डाउन टाइम है, माइनर स्टॉपेजेस है, लाइन के चेंज ओवर्स भी बहुत ज़्यादा है, उसके बाद डिफेक्ट्स भी है। उसके बाद सेकंड एक आइडियल स्टेट लाइन जो होती है जिसमें काफ़ी
कम डाउन टाइम होता है। अभी ये जो सेकंड इमेज में आप देखोगे आइडियल स्टेट वाला, यहाँ पे स्टार्ट टू एंड में खाली चेंज ओवर का टाइम गया हो और वहाँ पे भी चेंज ओवर कम हुए हैं, तो ये होती है आइडियल टाइम। इससे हमारी ओई काफ़ी बेटर आती है। तो अगर हम वर्ल्ड क्लास फैक्टर ओई की अगर बात करें, तो फॉर एग्जांपल परफेक्ट ओई वो होती है जो 100% अचीव करे, ये तो कभी होता नहीं है। उसके बाद वर्ल्ड क्लास ओई होती है जो 85% पे का फैक्टर होता है, ये ग्लोबल फैक्टर की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद 60% एक टिपिकल में जाती है और 40% जो होती है वो काफ़ी लो होती है, जहाँ पे बहुत सारे वेस्टेजेस रहते हैं। अगर हमें वर्ल्ड क्लास ओई अचीव करनी है तो हमारा अवेलेबिलिटी रेट जो होता है दोस्तों वो 90% प्लस चाहिए। परफॉर्मेंस रेट 95 इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 95 चाहिए। क्वालिटी रेट 99% के ऊपर होना चाहिए, तब जाके हमारा जो ओई आएगा वो 85% आएगा। तो अभी आप चेक करना कि आपका शॉप का ओई कितना आता है। ये तीनों फैक्टर्स अगर ये रहेंगे तो ही आपका ओई 85% अचीव होगा। तो आइए अभी इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। सो गाइस, ये रिड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिड्यूस होती है क्योंकि हम लॉसेस काफ़ी कम हो जाते हैं ओई से। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, मशीन की इफिशियंसी भी बढ़ जाती है, उसके बाद प्रोडक्ट का क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाता है, प्रोसेस स्ट्रेंथन हो जाती है, और उसके बाद डिलीवरी रेट भी हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो दोस्तों ये था ओई के बारे में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो आपने कुछ सीखा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल लीन विथ वाईपी फॉर मोर वीडियोस। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड नेक्स्ट वीडियो हम 16 टाइप ऑफ लॉसेस एंड बिग लॉसेस पे बनाएंगे। थैंक यू सो मच टीम।